Hello students, this is Deepika here from Computer Science Department in Government College Barwala Hisar, and today I am going to discuss all these topics here that is shared with in your screen, that is increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operator, precedence of C operators, type conversion in C, and casting of data. In earlier lecture, we have discussed other types of operators that are operational, relational, arithmetic. All these operators are discussed in the previous lectures. So in this lecture, we are going to discuss all these topics. I hope it's clear that these operators are different from other basic operators. These are discussed in earlier lectures. So now we will discuss firstly increment and decrement operators. So here is your increment and decrement operators. So क्या है ये increment and decrement operator? This is nothing then in value is increased by 1. For example, here m is having a value 7. So if you will do increment, yes, one more thing that firstly I would like to discuss, that increment and decrement is defined by plus m और m plus. ठीक है. इंक्रीमेंट को हम कैसे करते हैं? डबल प्लस सिंबल से करते हैं. इसको हम वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं, वेरिएबल के बाद में भी लगा सकते हैं. आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, कि हम पहले लगा दें तो क्या डिफरेंस होता है और बाद में लगा दें तो व्हाट विल बी द डिफरेंस. सो दिस इज द इंक्रीमेंट. इन द सेम वे डिक्रीमेंट इज डिफाइंड बाई m माइनस माइनस और माइनस माइनस m. What is the meaning of that? Simply whenever you write the m plus, for example m is having the value 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m is equal to m plus 1. So m की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी? दिस इज 8. ठीक है. ऐसी प्लस m अगर आप करते हो तो भी वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी. ठीक है. इन द सेम वे if you are right, for example m is value 7 and you are writing down m minus. What's the meaning of m minus? It means value of m is decreased by 1. So the value of m will become 6. Okay, I hope it's clear to everyone कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे लगाते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है. अब बात आती है इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट. दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है. तो इसमें डिफरेंस क्या है? हेयर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. हेयर इट इज शोन टू यू दिस वन. यहाँ पर m की वैल्यू देखो क्या है? m इज 7 एंड y इज असाइंड एज प्लस m. ठीक है. तो नाउ द वैल्यू ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, क्या बन जाएगी? प्लस m. इसका मतलब कि फर्स्टली यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m बाय 1 एंड देन यू हैव टू असाइन इज टू y. ठीक है. पहले हम m को 1 से इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हम उसको y में असाइन करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ y विल बिकम 7 + 1 दैट इज 8. ठीक है. अगर हम अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है. वहाँ पर हमने क्या लगाया था? पहले प्री इंक्रीमेंट. इसमें हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहे हैं. अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वेन एवर यू आर यूजिंग द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड यू आर असाइनिंग द वैल्यू टू अदर वेरिएबल, जैसे कि हम यहाँ पर y में असाइन कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है? पहले m की वैल्यू असाइन होगी, फिर m को इंक्रीज किया जाएगा. अब यहाँ पर देखो, जैसे m की वैल्यू 7 है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले m की वैल्यू y में असाइन होगी, जो रिसेंट में क्या है? 7. उसके बाद m की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी? 8. ठीक है. तो क्या डिफरेंस हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में? पोस्ट इंक्रीमेंट में तो क्या होता है? पहले वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है. ठीक है.
और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर क्या हुआ, y की वैल्यू भी क्या हुई, पहले m की वैल्यू को इंक्रीज किया गया 8 हो गए और y की वैल्यू भी 8 हो गई। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की वैल्यू 8 है एंड इन दैट केस यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 7 है और m की वैल्यू क्या है 8। देखो m दोनों में इंक्रीज हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट दोनों में m की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1। बट असाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है, असाइनमेंट प्री इंक्रीमेंट में तो क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होते हैं उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट हो जाता है उसके बाद वैल्यू असाइन होती है। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग कैसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को करते हैं। Here one example is given to write a program to find out the value of the following expression। यहाँ पर देखो, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी, तो हम करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट। यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई बाय प्री इंक्रीमेंट ऑफ y, अगर x की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय प्री इंक्रीमेंट ऑफ y की वैल्यू अब क्या है 15, तो प्री इंक्रीमेंट कर दोगे 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 160। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, x मल्टीप्लाई बाय y प्लस प्लस, तो x की वैल्यू हुई 10 मल्टीप्लाई बाय y प्लस प्लस, मतलब कि y की वैल्यू पहले यहाँ पर साइन होगी फिर इंक्रीमेंट होगा, y में 16 हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 150। देखो यहाँ पर भी गिवन है, देखो 160, देखो ये रहा वैल्यू का प्रोग्राम का आउटपुट, दैट इज़ वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ 160 एंड वैल्यू ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन इज़ 150। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ योर कंडीशनल ऑपरेटर। दैट इज़ योर कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, द ऑपरेटर which have three expressions or which are applied on three expressions, then it is called your ternary operator। जैसे कि यहाँ पर ये ternary operator है, this is your ternary operator, this one is showing here ternary operator and its expression, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, expression 1। यहाँ पर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो ये दो आपके सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन 1 आता है, यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में एक्सप्रेशन 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आता है 3 आता है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, एक टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें 3 एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस 1 यहाँ लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 फिर हम लगाएंगे कॉलन, दैट इज़ योर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3। अब बात करते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट दिस एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, फर्स्टली एक्सप्रेशन 1 विल बी कैलकुलेटेड, एक्सप्रेशन 1 को आपको कैलकुलेट किया जाएगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमेशा जो एक्सप्रेशन 1 रहेगी उसका आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा, बिकॉज हम इसमें रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दैट विल गिव ओनली द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, then expression 2 will be assigned to then expression 2 will be executed. If the value of expression is false, then expression 3 will be executed। फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर पहले आप लोग क्या करोगे, एक्सप्रेशन 1 को कैलकुलेट करोगे, जो कि अगर ट्रू है, ट्रू मीन्स नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी। अगर वो फॉल्स है एक्सप्रेशन 1 तो क्या होगी, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। यू विल बी more clear with the help of one example. Here is given one example to you, just a minute. Yes, here is given one example. This is here you want to find out this is your number, this is your x is equal to 5 and y is equal to 9.
नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर्स x एंड y, ठीक है, x और y में आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो यू कैन यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर गिवन है दिस वन, एक्सप्रेशन 1 में हमने क्या डाल दिया, x ग्रेटर देन y। देखो मैंने बताया था एक्सप्रेशन 1 हमेशा क्या होगी, ट्रू और फॉल्स में आंसर देगी। तो x ग्रेटर देन y, अगर ये ट्रू हुआ तो x मतलब कि एक्सप्रेशन 2, ये आपके एक्सप्रेशन 2 है, दैट इज जो किसके किसके बीच में, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में है, और y जो है दिस इज योर एक्सप्रेशन 3। तो अब यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन y, x वैल्यू 5 ग्रेटर देन y 9, तो ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि y एग्जीक्यूट होगी। y में क्या था, 9 था, इट मीन्स m को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, कि यहाँ पर इफ x ग्रेटर देन y है तो m में क्या असाइन हो रहा है, x असाइन हो रहा है, अगर नहीं है तो m में क्या हो रहा है, y हो रहा है। इसको हम छोटी सी एक्सप्रेशन में इसमें लिख सकते हैं। देखो इतनी बड़ी सी सारी स्टेटमेंट की बजाय आप छोटी सी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके इस एक स्टेटमेंट में ही आप मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन लगती है जिसमें आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो रेदर देन इफ़ एल्स, तो इस स्टेटमेंट की बजाय आप ये कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आई होप इट्स क्लियर कि कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं जो कि आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 लिखते हो, फिर कॉलन लगाते हो कॉलन, देन एक्सप्रेशन 3 लिखते हो, ठीक है। अगर आपकी एक्सप्रेशन 1 ट्रू होती है तो 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होती है तो 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी हमने ये देखा है। उसके बाद ये देखो फ्लो चार्ट में इसमें दिखाया हुआ है कि अगर x और y को रीड किया, अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो बिग में x डल जाए, अदरवाइज y डल जाए। तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिखाया गया है सी के प्रोग्राम में, #include.stdio.h, दिस इज़ योर हेडर फाइल। यहाँ पर देखिए बिग, यहाँ पर हमने x y और बिग 3 वेरिएबल्स ले लिए फ्लोट टाइप के। उसके बाद हमने 2 नंबर्स को x और y को यहाँ पर स्कैन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ स्कैनअप फंक्शन। उसके बाद देखो टर्नरी ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 क्या हुई हमारी, x ग्रेटर देन y, फिर एक्सप्रेशन 2 क्या हुई, x, और एक्सप्रेशन 3 क्या हुई, y। आप अगर x ग्रेटर देन y ट्रू है, यहाँ पर x और y की वैल्यू आप जो मर्जी डालो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने डाली हुई है 12 and 45.7, मतलब कि ये फॉल्स हो गया क्योंकि y बड़ा है आपका। देन एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, देन y विल बी असाइन टू बिग वेरिएबल। देखो यहाँ पर बिग वेरिएबल गिवन है, इस बिग वेरिएबल में आपका y की वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ यू विल यूज द कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ वी विल डिस्कस बिटवाइज ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, द ऑपरेटर्स विच आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एट बिट लेवल। बिट लेवल क्या होता है, बिट्स आपको पता है, बिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 ओनली, ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स जो 0 और 1 को मैनिपुलेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड हेयर इन टेबल 7 इट गिवन टू देयर इज अ लिस्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पर कौन कौन से हैं, दीज आर द बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, दिस इज बिटवाइज एंड। बिटवाइज और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, पाइपलाइन सिंबल। देन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, उसका सिंबल क्या है, दिस वन। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट ऐसे करते हैं, और शिफ्ट राइट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब 1 by 1 सबको डिस्कस करते हैं कि किसका क्या यूज़ है। तो बिटवाइज एंड जो होता है उसका क्या यूज़ है, वो बिटवाइज एंड करता है। जैसे 1 1, हम यहाँ पर एक टेबल गिवन है आपको, यहाँ पर देखिए ए और बी, यहाँ पर 2 इनपुट है, यहाँ पर ए एंड बी, ए बिटवाइज और बी, ए बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बी। तो ए बिटवाइज एंड बी क्या करता है, जब दोनों में
अगर आपकी 1 इनपुट होती है, इन दैट केस आउटपुट विल बी 1 ओनली, अदरवाइज 0 होती है। ठीक है, जैसे बी, ए और बी जब दोनों 1 1 है, इन दैट केस आउटपुट इज 1 ओनली, अदरवाइज क्या है, आउटपुट क्या है, 0 है। ऐसे हम बिटवाइज और की बात करें तो उसके अंदर अगर दोनों में से कोई भी अगर 1 इनपुट है, इन दैट केस आउटपुट विल बी योर 1, अदरवाइज दोनों ही 0 है तो क्या होगी, आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है से, और उसके बाद हम बात करें एक्सक्लूसिव और की। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों इनपुट अगर आपकी डिफरेंट है, ए और बी दोनों इनपुट आपके अगर क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि अगर एक 0 एक 1 है तो उस केस में आपकी आउटपुट रहेगी 1। अदरवाइज अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर 0 और 0 2 है तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी, 0। यहाँ पर 1 और 1, इसका मतलब आउटपुट क्या रहेगी, 0। जब दोनों इनपुट सेम होती है, इन दैट केस आउटपुट इज योर 0, अदरवाइज दोनों अगर डिफर करते हैं, इन दैट केस आउटपुट विल बी योर 1। दिस इज द एक्सक्लूसिव और। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे के सारे तीनों ऑपरेटर क्या थे, दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर क्या है, बाइनरी, क्योंकि इसके लिए 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज योर यूनरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, एक, जैसे कि हम यूनरी एम ए, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर ए की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब कि 0 की वैल्यू को 1 कर देगा और 1 की वैल्यू को 0 कर देगा। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट 1। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ए में मैं अगर वैल्यू डालूँ, ए के अंदर मैं वैल्यू डालती हूँ 1 1 0 0 1। ठीक है, और ए को मैं कर देती हूँ शिफ्ट राइट 2 बिट से शिफ्ट राइट कर रही हूँ, तो जो ये वैल्यू है वो 2 बिट इधर आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। मतलब कि आपकी जो यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है आपको, जस्ट वेट, just wait for 1 minute. Here example is given to you. देखो ये एग्जाम्पल गिवन है आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.17। यहाँ पर x की वैल्यू ये है और इसको शिफ्ट लेफ्ट किया गया है 3 बिट्स का। इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है उसके अंदर जो 3 बिट्स हैं, शुरू के 3 बिट्स हैं, वो आपकी चली जाएगी, 3 बिट यहाँ से चली जाएगी और लास्ट में 3 बिट की 0 एंटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट देखिए, ये आपका आउटपुट है, आउटपुट क्या है 1 0 1 0 1, 3 बिट यहाँ से गायब हो गई शुरू वाली और लास्ट में 3 बिट 0 ऐड हो गई। ये था शिफ्ट लेफ्ट। अगर ऐसे ही शिफ्ट राइट होता आपका, यहाँ पर अगर हम बात करते शिफ्ट एक्स को शिफ्ट राइट हम करते हैं 3 बिट, तो ये क्या करता, शुरू की यहाँ की जो ये 3 बिट्स इनको ये गायब कर देता, मतलब इनको ये शिफ्ट हो चुकी होती और यहाँ पर 3 0 ऐड हो जाती लास्ट में। ठीक है, सो दिस इज़ द वे हाउ द शिफ्ट ऑपरेटर विल ऑपरेट। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, देखो ए और बी यहाँ पर वैल्यू है, ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी, ए और बी और ए एक्सक्लूसिव और बी। यहाँ पर जो हमने टेबल पीछे की है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1 एंड 1, 1 एंड 1 0 होता है, 0 एंड 0 0 होता है, 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। ये देखो ए और बी का जो है यहाँ पर आपको जो टेबल के हेल्प से 1 बाय 1 बिट बाय बिट आप ऑपरेट करोगे, ना कि इकट्ठा परफॉर्म करना। आपने एक एक बिट उठाओगे, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओगे, एंड लगाना है, और लगाना है, एक्सक्लूसिव और लगाना है, और वो आपने जो टेबल डिस्कस हमने किया उसकी हेल्प से आप करोगे तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही है। अगर हमारे बात करें कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये 1 की वैल्यू को 0 कर देगा और 0 की वैल्यू को 1 कर देगा। सो ये था आपका बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आपका है प्रेसिडेंस इन सी ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस क्या होती है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में मोर देन 1 ऑपरेटर्स है, देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग दीज ऑपरेटर्स। मतलब कि अगर आपका बहुत सारे ऑपरेटर इकट्ठे आ जाते हैं एक एक्सप्रेशन में, तो आप उस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, किस सीक्वेंस में आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। हियर टेबल इज गिवन टू यू, टेबल 9, इन विच प्रेसिडेंस इज गिवन टू, जिसकी जितनी प्रेसिडेंस नंबर कम है उसकी उतनी ही प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब कि सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंस 1 में पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस, इसका मतलब आपके एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी पैरेंथेसिस है सबसे पहले आप उस पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे।
नेक्स्ट जो एक कॉलम दिया हुआ है एसोसिएटिविटी का, एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर आपका सेम ऑपरेटर मोर देन वन टाइम आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऑपरेटर है प्लस 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 3 बार आ गया एक एक्सप्रेशन में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो उस केस में सो फॉर एग्जांपल क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी, तो उस केस में देखो प्लस प्लस दोनों का सेम प्रेसिडेंस रहेगा, बट एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि उसको लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करो, मतलब पहले आपको बी प्लस सी करना है या पहले आपको ए प्लस बी करना है। तो ये यहाँ पर आपके टेबल में देखिए, जैसे प्लस का जो 4 नंबर पे आपको गिवन है उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि पहले आपको लेफ्ट वाला प्लस सॉल्व करना है। लेफ्ट का वाला प्लस क्या है, ए प्लस बी, और फिर जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल डी आंसर आता है, फिर उसको आप इस सी से प्लस करोगे, ठीक है। दिस इज योर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट किसी की एसोसिएटिविटी होती है ऑपरेटर की, तो उसको आप पहले आप राइट वाला सॉल्व करोगे और उसके बाद लेफ्ट साइड से राइट टू लेफ्ट आप उसको सॉल्व करते जाओगे। सेम ऑपरेटर अगर मोर देन वन टाइम एक एक्सप्रेशन में आता है तो किस सीक्वेंस में उसको सॉल्व करना है, ये कहलाता है एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर इस टेबल में आपको सब गिवन है, जैसे कि प्रेसिडेंस में क्या गिवन है कि ऑपरेटर जो पैरेंथेसिस है उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है आज जो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट था जो, और उसके बाद यूनरी माइनस है या नोट का सिंबल है, इन सबको आप क्या करोगे सबसे पहले सॉल्व करोगे, इनकी प्रेसिडेंस सब सेकंड नंबर पे होती है। उसके बाद अरिथमेटिक एडिशन अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर, उसके बाद उनकी बारी आती है, फिर आप अरिथमेटिक प्लस और माइनस को सॉल्व करोगे। देन फिफ्थ प्रेसिडेंस पे आप क्या आते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं। सिक्स्थ पे आपके रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आता है। सेवन्थ नंबर पे इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, जो कि आपके रिलेशनल वाले हैं। उसके बाद एट्थ नंबर पे जो आज हमने बात की बिटवाइज एंड, नाइन्थ नंबर पे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, 10th नंबर पे बिटवाइज और आता है। 11th नंबर पे आपका क्या आता है, लॉजिकल एंड आता है। 12th नंबर पे आपका लॉजिकल और आता है। फिर 13 नंबर पे जो आज हमने फिर डिस्कस किया है इसी यहाँ पर ही, वो टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर जो हमने डिस्कस किया था उसका आता है। 14 नंबर पे सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आता है। और ये एसोसिएटिविटी गिवन है सबकी, आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर मोस्टली जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, बट जो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो नोट और यूनरी माइनस है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट रहती है, और एक और राइट टू लेफ्ट, दो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर अगर मोर देन वन एक एक्सप्रेशन में हो तो उसकी एसोसिएटिविटी क्या रहती है, राइट टू लेफ्ट। और असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये 3 ऐसी आपके सीक्वेंस में है जिनकी एसोसिएटिविटी क्या आती है, राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट। आई होप कि आपको क्लियर है कि प्रेसिडेंस क्या होता है, उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों चीज़ क्या होती है। प्रेसिडेंस क्या होती है, जिसकी जितनी प्रेसिडेंस जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और एसोसिएटिविटी में क्या होता है, अगर सेम ऑपरेटर मोर देन वन टाइम एक एक्सप्रेशन पे आ जाता है, या फिर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर मोर देन वन टाइम एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसको हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएटिविटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन सी। देखो आपको पता है आप बहुत सारे एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंट टाइप्स के डेटा वेरिएबल्स को यूज़ करते हो। कोई टाइप इंटीजर का है, कोई कैरेक्टर का है, कोई फ्लोट टाइप का है, तो उसके अंदर क्या सी क्या करता है, कई बार ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होती है उसके अंदर। अगर मोर देन वन टाइप डेटा टाइप्स को एक सेम एक्सप्रेशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस सी कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली कन्वर्स डू द टाइप कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पर गिवन है आपको, इसमें टाइप कन्वर्जन की एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है सी कंपाइलर। वो क्या रूल है, दैट इज़ गिवन हियर, कि अगर आपका ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट में करता है, अगर आपने एक वेरिएबल ले रखा है कैरेक्टर टाइप का और एक आपने ले रखा है लॉन्ग डबल का, तो क्या करेगा वो कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, लॉन्ग डबल में कर देगा। अगर आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल लेकर इंटीजर टाइप का, एक ले रखा आपने फ्लोट टाइप का, तो वो क्या कर देगा, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ योर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन सी।
सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टाइप को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस रूल से? दैट इज गिवन टू इन दिस टेबल, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, कैरेक्टर से शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर से इंटीजर, देन लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, देन फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ठीक है। तो ये सब जैसे कि यहाँ पर गिवन है आपको, here is one example is given to you how the type conversion will be performed. Here one table is given to you जिसमें कि आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताया गया है. Here one table given, we are taking two integer in that case, I of type int and f of type float, that is of type real. तो इस केस में हमने क्या किया है, here you can see that I, what are you doing, I is 9 divided by 2. You can check out that 9 and 2 both are integers. तो यहाँ पर कोई टाइप कन्वर्जन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सिंपल डिवाइड करेगा, दोनों इंटीजर है तो इंटीजर डिवीजन होगा. 2 को हम 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे देन क्वेश्चन विल बी योर 4. नाउ एज i इज ऑल्सो इंटीजर, तो 4 वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी i को. यू कैन चेक आउट हियर. ओके, इफ f is your, you can check out same operation here. Here f is your float number, f is your float number, and whenever you are dividing 9 by 2 then 9 and 2 both are integers, तो उसमें कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा, इंटीजर डिवीजन होगा तो 4 आंसर आएगा. बट बिकॉज f इज ऑफ टाइप फ्लोट तो हम क्या करेंगे, 4.0 असाइन होगी वैल्यू. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 4.0. ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसकी बात करें, 9 को हमने 2.0 से डिवाइड किया तो 2.0 इज अ फ्लोट नंबर एंड 9 इज एन इंटीजर नंबर. तो 9 इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्जन होता है, तो अब क्या हो जाएगा, 9 को हम किस में कन्वर्ट कर देगा, सी का कंपाइलर 9.0 में एंड डिवाइडेड बाय 2.0. तो ये फ्लोट, दोनों के दोनों फ्लोट नंबर है तो आंसर इसका भी फ्लोट में आएगा, दैट इज 4.5, पूरा 4.5 आएगा. बट बिकॉज आई इज एन इंटीजर दैट्स वाई इंटीजर वैल्यू विल बी असाइंड हियर एंड हियर 4 इज गिवन टू यू. ठीक है, अगर हम ऐसे ही हम बात करें f के अंदर तो यहाँ पर देखो 9 डिवाइडेड बाई 2.0 है, तो 9 को 9.0 में कन्वर्ट किया और 2.0 में, और दोनों का अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा. और 4.5 बिकॉज f इज अ फ्लोट नंबर तो 4.5 ही आपका साइन हो जाएगा. देखो ये 4.5 गिवन है आपको. ठीक है, तो ऐसे ही सेम हम कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप टाइप कन्वर्जन का. ठीक है, ये आपका था टाइप कन्वर्जन दैट इज डन बाय सी कंपाइलर. ठीक है, जैसे कि सारे यहाँ पर गिवन आपको, आप चेक कर सकते हो कि कैसे हमारा टाइप कन्वर्जन होता है. नेक्स्ट हमारा आता है कास्टिंग ऑफ डेटा. दिस इज योर कास्टिंग ऑफ डेटा. कास्टिंग ऑफ डेटा क्या होता है, समटाइम्स यू हैव टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप. देखो अब तक हमने पहले क्या किया, टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन सी, जो कि ऑटोमेटिकली सी कंपाइलर करता था. बट समटाइम्स हमें क्या होती है, खुद की रिक्वायरमेंट होती है एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की. जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करें तो उस केस में हम क्या करें, किसका यूज़ करें, कास्टिंग ऑफ डेटा का. कैसे करते हैं वो यूज़, जैसे कि यहाँ पर m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b गिवन है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ गिवन है आपको, मुझे करना है 5 डिवाइडेड बाई 2 करना है. m मेरा क्या है, m मेरा एक डेटा वो रियल वेरिएबल है, m मेरा क्या है, रियल वेरिएबल है, और a और b मेरे इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर a के अंदर 5 है और b में 2 है. ठीक है, अगर विदाउट टाइप कन्वर्जन में करूँगी तो m का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर कोशेंट जो लेगा वो पूरा का पूरा डिवाइड करके नहीं देगा, वो इंटीजर वैल्यू देगा. आंसर आ गया 2.5, जिससे कि इंटीजर वैल्यू क्या है वो 2 उसके अंदर m में असाइन हो जाएगी. और हम चाहते हैं कि m के अंदर पूरा का पूरा डिवीजन आए जो एग्जैक्ट है. इन दैट केस यू हैव टू डू टाइप कन्वर्जन, कास्टिंग ऑफ डेटा. तो वो कैसे कर सकते हो, फर्स्टली आपको ए या बी दोनों में से किसी एक को आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है. फ्लोट में अगर आपने एक को कन्वर्ट कर दिया तो सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली दूसरे को भी कन्वर्ट कर देगा. और फिर वो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ये आपको गिवन है दिस वन. दिस इज द वे दैट यू हैव टू फॉलो फॉर कास्टिंग द डेटा. यहाँ पर आपने क्या किया, ए को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय बी. अब ए फ्लोट में चला गया
तो सी का कंपाइलर बी को भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा जब वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, और फ्लोट जो वैल्यू आएगी आंसर, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो 5 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, 5.20 डिवाइडेड बाई 2। अब सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको भी 2.0 में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन के रूल के हिसाब से। उसके बाद इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 2.5, वो वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, एम को असाइन हो जाएगा। तो सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल परफॉर्म द कास्टिंग ऑफ डेटा। इसका जो आपका फॉर्मेट रहता है, दिस वन एक्सप्रेशन के आगे आप डेटा टाइप लगा सकते हैं। ये एक्सप्रेशन इंटीजर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। सो जब भी आपको किसी को एक्सटर्नल आपको खुद को आपको किसी डेटा टाइप को चेंज करना हो, किसी वेरिएबल का या कांस्टेंट का या फिर एक्सप्रेशन का, तो आप उसका डेटा टाइप ऐसे ही लिख दोगे पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस लगानी कभी मत भूलना, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन हैं, कंप्यूटर सी के कंपाइलर ने बहुत सारे फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आपका प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इनको लिखते टाइम आप इनको यूज़ कर रहे हो तो इनकी कोडिंग तो नहीं लिखते हो, प्रिंटफ स्कैनफ को आप एज इट इज़ यूज़ करते हो, बट इनकी कोडिंग क्या कंपाइलर ने पहले से लिखी हुई है, इसलिए आप उसको जस्ट यूज़ करते हो। ऐसे ही आपके बहुत सारे मैथमेटिक्स के भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको स्कैनफ प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए दैट आर द प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, और लाइब्रेरी फंक्शंस पे हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर प्री बिल्ट इन फंक्शंस। तो जब भी इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना होता है, आपको कोई ना कोई हेडर फाइल का यूज़ करना होता है। तो अगर आपको मैथ के फंक्शन को यूज़ करना है तो आप कौन सी हेडर फाइल का यूज़ करोगे, हैश इंक्लूड math.h, ठीक है। ऐसे अगर आपको प्रिंटफ स्कैनअप करते हो, आप क्या करते हो, कौन सी हेडर फाइल का यूज़ करते हो, stdio.h, इस हेडर फाइल का यूज़ करते हो ना। ऐसे ही सेम इन द केस आपको math.h का यूज़ करना। अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आपको गिवन है मैथमेटिक्स, जैसे SQRT ऑफ x, इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट करते हैं, x का किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ऐसे ही करोगे। ABS ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि -5 का एब्सोल्यूट क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 का एब्सोल्यूट क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसके यहाँ पर एब्स क्या है, एब्स के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर देता है। फैब्स क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्लोट नंबर, जैसे -5.2 और फैब्स के अंदर यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर आपने लिख दिया -5.2 तो वो क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है, 5.2 सॉरी। तो ये फ्लोट नंबर को आपको एब्सोल्यूट वैल्यू करने तो आप फैब्स का यूज़ करोगे। ऐसे साइन, कोस, टेन, इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ कोस, इनवर्स, टेंजेंट, इनवर्स, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ 10x। इसमें क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स क्या आपका नेचुरल एक्स है, लॉग ऑफ एक्स क्या आपका नेचुरल एक्स है, और लॉग ऑफ 10x, लॉग ऑफ एक्स हैविंग बेस 10, फिर एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर x जो होता है, पावर ऑफ x बाय, इसका मतलब क्या होता है, x रेज़ टू पावर y। जैसे हमें 2/2 पावर 4 करना है तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये थे आपके गिवन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जिनको यूज़ करने से पहले आपको हेडर फाइल का ज़रूर यूज़ करना है, और दैट इज़ math.h। और ये सारे के सारे फंक्शंस आपको गिवन है मैथमेटिक्स के, जो आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस। सो थैंक यू so much students for I hope all the concepts are clear to everyone. So thanks and have a nice day.